आज लोकसभा में राहुल गांधी और अमित शाह का फेस ऑफ हुआ। चर्चा चुनाव सुधार की थी, फोकस में एसआईआर। नेहरू इंदिरा की हाजिरी आज भी लगी, लेकिन क्या राहुल गांधी एक दिन पुराने सवालों का जवाब हासिल कर पाए? सवाल ये भी कि नेता प्रतिपक्ष के सवाल कितने ठोस थे। क्या चुनाव आयोग अपनी हदें पार कर रहा है? सीसीटीवी फुटेज, आयुक्त की नियुक्ति और ईवीएम पर उठते सवालों को संतुष्ट कर चुनाव आयोग को क्या गंगा स्नान कराया जाएगा या बहस घिसटती ही जाएगी? आज के शो में इस पर करेंगे विस्तार से बात। क्या देश में बड़े चुनाव सुधार होना तय हो गया है? क्या चुनाव आयोग की सूरत बदलने वाली है? इसके अलावा जानेंगे दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार और इंडिगो के लिए कौन से बड़े सवाल खड़े हुए। यात्रियों की पीड़ा किसे महंगी पड़ने वाली है? गोवा कैफे आग मामले में 2 के भागने के बाद तीसरा मालिक पकड़ाया तो क्या कहता मिला, ये भी जानेंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by Sensodyne K. Sensodyne, toothpaste for sensitive teeth. लोकसभा में जब बीते दिन यानी 9 दिसंबर को चुनाव सुधारों पर चर्चा हुई तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 4 सवाल सबसे बड़ी हाईलाइट रहे। फिर राहुल ने इन्हें एक्स पर भी दोहराया। आज की चर्चा पर आगे बढ़ने से पहले एक बार इनका रिकैप कर लेते हैं ताकि संदर्भ समझ में आए। राहुल गांधी ने क्या मांगे रखी? चुनाव से कम 1 महीने पहले मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सार्वजनिक हो, सीसीटीवी फुटेज मिटाने वाला काला कानून वापस लिया जाए, विपक्ष को ईवीएम तक पहुंच मिले और उसका आर्किटेक्चर सार्वजनिक किया जाए और चुनाव आयुक्तों को सजा से बचाने वाला कानून बदला जाए ताकि उनकी मनमानी पर लगाम लग सके। इन मांगों को दोहराते हुए राहुल गांधी ने यह भी लिखा कि सरकार ये सुधार नहीं चाहती, लेकिन हम हर हाल में बदलाव लाकर रहेंगे। आगे के शो में हम नेता प्रतिपक्ष की इन मांगों का आउटलुक समझने की कोशिश भी करेंगे। क्या ये जायज़ हैं और क्या इन मांगों को पूरा करके चुनाव व्यवस्था में बेहतर पारदर्शिता लाई जा सकती है? लेकिन उससे पहले लोकसभा से आए आज के बड़े अपडेट्स। सुबह से खबर थी कि राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। शाम 5 बजे के करीब शाह सदन पहुंचे और विपक्ष पर हमलावर हुए। बोले, हम चर्चा से नहीं भागते। चर्चा चुनाव सुधार पर तय हुई थी, लेकिन विपक्ष के सदस्य एसआईआर पर ही बोले, और बोले तो क्या, झूठ फैलाया। संसद ये देश का चर्चा का सबसे बड़ा पंचायत है और हम भाजपा वाले, एनडीए वाले चर्चा से कभी नहीं भागते। कोई भी मुद्दा हो, संसद के नियमों के अनुसार चर्चा के लिए हम तैयार रहते हैं। हमने 2 दिन तक विपक्ष के चर्चा करी कि इसको बाद में किया जाए, 2 सत्र बाद में किया जाए, मगर नहीं माने। हमने हाँ भर दी। मेरा दायित्व है मान्यवर कि हमने क्यों ना बोली थी। ना बोलने के 2 कारण थे। एक कारण था कि चर्चा गहन पुनः निरीक्षण के नाम पर वो मांगते थे, एसआईआर के नाम पर मांगते थे। मान्यवर, मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि एसआईआर पर इस सदन पे चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि गहन पुनः निरीक्षण की जिम्मेदारी भारत के चुनाव आयोग की है। भारत का चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त ये सरकार के तहत काम नहीं करते। अगर जब चर्चा होती है और कुछ सवाल खड़े किए जाएंगे तो इसका जवाब कौन देगा? मान्यवर, जब उन्होंने कहा कि हम चुनाव सुधार पर चर्चा करने के लिए तैयार है, हम तुरंत मान गए और आज चुनाव सुधार पर ही चर्चा हुई। गृह मंत्री ने आगे कहा कि देश में फ्री एंड फेयर तरीके से चुनाव हो, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। विपक्ष कह रहा है कि अब एसआईआर क्यों हो रहा है, लेकिन पहला एसआईआर तो 1952 में नेहरू के समय हुआ था। इसी तरह और भी एसआईआर हुए। सीधी सी बात है, जब वोटर लिस्ट ही ठीक नहीं होगी तो चुनाव कैसे सही होंगे? मान्यवर, हमारे लोकतांत्रिक इतिहास की शुरुआत 1952 से हुई, तो सबसे पहला गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर कब हुआ? 1952 में। एसआईआर की क्या जरूरत है वो कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं। तो उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से। दूसरा कब हुआ? 1957 में। फिर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी से थे। तीसरा हुआ 61 में, उसमें भी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे,
और कांग्रेस पार्टी थे। 65-66 में भी हुआ, एक ही गहन पुनर्निरीक्षण 2 साल में हुआ। उस वक्त भी श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी थे। 83-84 में हुआ, इंदिरा जी थी। 87-89 में हुआ, राजीव गांधी थे। 92-93-95 में हुआ, नरसिम्हा राव थे। 2002 और 3 में हुआ, तब श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। मान्यवर, 2004 में गहन पुनर्निरीक्षण समाप्त हुआ, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो 2, 3, 4 का एक गहन पुनर्निरीक्षण हुआ, एसआईआर हुआ। उसमें 2 साल एनडीए के प्रधानमंत्री थे, भाजपा के थे, और 1 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 के बाद सीधा 2025 में गहन पुनर्निरीक्षण हो रहा है। गृहमंत्री की स्पीच के दौरान राहुल गांधी से उनका फेस ऑफ भी हुआ ये कि राहुल ने शाह को बीच स्पीच टोका, चुनौती दी कि उनकी पिछली 33 प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा जवाब दें। इस पर शाह बोले, नेता प्रतिपक्ष को धैर्य रखना चाहिए। दूसरे विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की तो शाह बोले, 2 बड़ों की बात के बीच में नहीं बोलना चाहिए। इस मुखामुखम के बाद गृहमंत्री ने कुछ पॉइंटर्स में अपनी बात रखी। क्या घुसपैठियों को भारत की चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? विपक्ष को इन्हीं घुसपैठियों का वोट मिलता है, इसलिए एसआईआर से डरे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने वोटर लिस्ट में अनियमितता के आरोप लगाए। एसआईआर इसी को ठीक करने की कवायद है। अगर इलेक्टोरल रोल्स करप्ट हैं तो विपक्ष चुनाव क्यों लड़ता है? राजीव गांधी के समय ईवीएम लाए गए, जब तक ये जीतते रहे तब तक सब ठीक रहा। जब हम जीते तो शिकायत करने लगे। वोट चोरी तो नेहरू और इंदिरा गांधी के समय हुई। सत्ता पक्ष की बात हो रही तो कुछ और चेहरों की दलीलें सुनते हैं। आज के दिन की एक और हाईलाइट रही, मंडी से सांसद कंगना रनौत अपने वक्तव्य में सीधे राहुल गांधी पर निशाना साधा और बोली, उन्होंने वोट चोरी के आरोप लगाते हुए जिस विदेशी महिला की तस्वीर दिखाई उसकी पर्सनैलिटी राइट्स का ध्यान नहीं रखा। इसके लिए उस महिला से संसद की तरफ से माफ़ी मांगती हैं। कंगना ने यह भी कहा कि इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी, ये कहते हुए इन दोनों का जिक्र किया। एक महिला होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि एवरी वुमन इज एंटाइटल्ड टू हर डिग्निटी। वो अंतर्राष्ट्रीय मूल की है, विदेशी महिला है, लेकिन उन्होंने कितनी बार आकर उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा है कि मैं कभी भारत नहीं गई हूं, मेरा हरियाणा चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोगों ने बिना किसी ठोस सबूत के उनका यहाँ पे फोटो बना के उन्होंने उनको उछाला, यहाँ पे उनकी तस्वीर उछाली यहाँ पर और यहाँ पर प्लेक कार्ड यूज करना भी अलाउ नहीं है। इन्होंने फिर भी नियमों का उल्लंघन किया। मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो मैं सदन की तरफ से उन महिला से बहुत ही माफी मांगती हूँ। सत्ता पक्ष की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी तकरीरें रखी और क्या कहा, अगर विपक्ष को वोट नहीं मिल रहे तो वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाना सही नहीं। ईवीएम को सही ठहराने वाले कई न्यायिक फैसले उपलब्ध हैं। हर जगह जुडिशरी को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। घुसपैठियों ने आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनवा लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। एसआईआर के जरिए इनको वोटर लिस्ट से बाहर करना ज़रूरी है। अब बात विपक्ष की, जिसने निर्मम आलोचना जारी रखी। चर्चा की शुरुआत की केरल की अलपुझा सीट से सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने। बोले, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है वोट का अधिकार, किसी सरकार की दया से नहीं मिला है ये, और वोट की चोरी करना एंटी नेशनल एक्ट है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि एसआईआर के जरिए लोगों का मताधिकार छीना जा रहा है। दोपहर करीब 1 बजे केसी वेणुगोपाल का भाषण खत्म हुआ। इसके बाद जब भी विपक्षी सांसदों की बारी आई, उन्होंने संवेद स्वर में अपनी दलीलें रखी। सपा की डिम्पल यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ अहमद, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय कुमार, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एनके प्रेमचंद्रन और आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद कुछ प्रमुख नाम रहे। और उनकी दलीलें क्या थी? चुनाव आयोग के पास एसआईआर करवाने का कोई कानूनी हक नहीं है। ये इतनी जल्दबाजी में किया जा रहा है कि बीएलओज खून के आंसू रो रहे हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों में ज़रा भी मानवता नहीं बची है। पहले चुनाव आयोग का काम लोगों के नाम जोड़ना होता था, अब काटना है। बिहार में 65 लाख लोगों के नाम काटे गए। क्या ये सभी घुसपैठिए थे? बीजेपी अपने फायदे के लिए लोगों के नाम कटवा रही है। क्योंकि सुधार की बात हो रही है तो मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि बीएलओज की सुरक्षा, मानदेय, कार्य सुविधा, यथार्थ समय सीमा सुनिश्चित की जाए, उनकी समीक्षा की जाए। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जो बीएलओज की मौत हो गई है उनके परिवार को मुआवजा और नौकरी। सभापति जी राजीव प्रताप रूडी जी, सभापति जी 1 मिनट लूंगा। राजीव प्रताप रूडी जी, सभापति जी 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। 2-3 डिमांड से वो पढ़ लिया सर। नो, ओनली 2-3 डिमांड। सभापति जी 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए, 10 सेकंड प्लीज। लास्ट सेंटेंस बोलिए आप। सभापति जी, मेरी मांग है ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो और वीवीपैट का ईवीएम के से मिलान कराया जाए। राजीव प्रताप सर, 7-7 फेज में चुनाव होते हैं।
अगर एक दिन और इंतजार मतदाता कर ले, क्या चला जाएगा सर? तरह की दिक्कतें आ रही हैं और जो BLOs है अपनी क्षमता से अधिक काम कर रहे हैं और जब वो जा रहे हैं फाइंड आउट करने के लिए वोटर का घर है, वोटर्स बाय चांस नहीं मिल पा रहे हैं वहाँ पे वोटर्स नहीं हैं तो सीधे उनको डिलीटेड वोटर्स की लिस्ट में डाला जा रहा है और ये बहुत बड़ी प्रक्रिया जो चल रही है। तो मैं समझती हूँ सरकार को इस पे और सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, उसका समय सीमा भी बढ़ानी चाहिए। अगर वो चाहती है कि पूर्ण तरह से जो लिस्ट आएगी वो पूर्ण तरह से अगर सही होगी तो सरकार को इसका समय बढ़ाना चाहिए। शाम होते होते विपक्ष की तरफ से एक और एंट्री हुई। हैदराबाद से सांसद और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा SIR संवैधानिक नहीं है, ये पीछे के दरवाजे से लाया जा रहा NRC है। और एक और बात बोले, मुसलमान अब सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए हैं, विधायक सांसद नहीं बन पा रहे। SIR is violative of parliamentary legislation. It violates the powers prescribed by Parliament. It's contrary to the judgment of Supreme Court, a 3 judges judgment of Lal Babu Hussain, and it is a malified exercise of power to selectively disenfranchise on the basis of religion. Sir, Election Commission of India cannot be bigger than Supreme Court and Parliament of India, sir. अब बात राज्यसभा की, लेकिन पहले जैसा वादा किया था, राहुल गांधी की 4 मांगों पर विचार। इंडिया टुडे से जुड़े सीनियर एसोसिएट एडिटर संयम श्रीवास्तव ने एक लेख लिखा है, शीर्षक है राहुल गांधी की 4 मांगे मानकर चुनाव आयोग चाहे तो गंगा नहा सकता है। इस लेख के बिंदु समझते हैं। राहुल की पहली मांग है कि वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल फॉर्मेट में जारी की जाए। अभी चुनाव आयोग PDF फॉर्मेट में जारी करता है, जबकि मांग CSV, एक्सेल या JSON फॉर्मेट में जारी करने की। अमेरिका समेत कई देशों में रीडेबल फॉर्मेट में ही लिस्ट जारी होती है। हालांकि भारत में ऐसा ना करने के पीछे एक तर्क ये कि लोगों की प्राइवेसी खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन नाम और एड्रेस मास्क करके ऐसा किया जा सकता है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। राहुल की दूसरी मांग CCTV डेटा के 45 दिन बाद डिलीट होने से जुड़ी है। दक्षिण कोरिया में फुटेज 5 साल तक रखी जाती है, जर्मनी में अनिश्चित काल तक, कई और देशों में 2 से 3 साल तक। बीते चुनाव में कई बार जब हारने वाले उम्मीदवारों ने शिकायतें की तो आयोग ने कहा कि फुटेज डिलीट हो चुकी है। ऐसे में 45 दिन के पीरियड को पर्याप्त नहीं माना जा सकता। आयोग का ये तर्क भी नहीं माना जा सकता कि CCTV फुटेज स्टोर करना खर्चीला है। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म से लागत कम हो जाती है। तीसरी मांग EVM पर संदेह से जुड़ी है। इस पर भी विचार होना चाहिए। 2010 में खुद लालकृष्ण आडवाणी का अंदेशा था। हालांकि चुनाव आयोग ने 2017 और 2019 में हैकाथन आयोजित किया, शर्तें सख्त थी। EVM का पूरा सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सोर्स कोड सार्वजनिक हो, विपक्ष की ये मांग है। 2024 के चुनाव में वीवीपैट मिलान में करीब 5.5 लाख वोट के अंतर का आरोप भी लगा, लेकिन आयोग बोला कि अंदर के ऑडिट में सब ठीक है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। जर्मनी 2009 में ई-वोटिंग बैन की क्योंकि सोर्स कोड सार्वजनिक नहीं था। इसी तरह नीदरलैंड भी बैलेट पेपर की ओर वापस लौटा। ECI का ये भी कहना है कि कोई भी कैंडिडेट EVM की जांच करवा सकता है, लेकिन उसके लिए महंगा सौदा है क्योंकि जांच में 45,000 का खर्च आता है। अगर 1,000 EVM की जांच करवाई जाए तो खर्च कितना बढ़ जाएगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। राहुल गांधी की चौथी मांग चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून को लेकर है। 2023 के चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्ट में CGI को चयन समिति से हटा दिया गया और आयुक्तों को इम्यूनिटी दी गई। 2024 में 2 नए आयुक्त 10 मिनट में चुन लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने CGI को चयन समिति में शामिल करने का आदेश दिया, लेकिन मोदी सरकार के बहुमत वाली संसद ने कानून बदल दिया। मौजूदा फॉर्मेट में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाली कमेटी में प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और एक नेता विपक्ष होते हैं। जाहिर है कि नियुक्तियों में सरकार का 2-1 से बहुमत है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR का डेटा बताता है कि आयोग ने 2014 से 2025 के बीच बीजेपी के अधिकतर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उल्लंघनों को क्लीन चिट दी, यानी सरकारी दखल से नियुक्त हुए आयुक्तों ने बीजेपी नेताओं के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखा, ये इल्ज़ाम लगता है। यहाँ पर कुछ दूसरे देशों की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में जानना भी जरूरी है। मसलन ऑस्ट्रेलिया में चुनाव आयोग की नियुक्ति संसदीय समिति से होती है, जिसमें विपक्ष का बराबर प्रतिनिधित्व होता है। इसी तरह कनाडा में एक स्वतंत्र पैनल ये नियुक्तियां करता है और भी विकसित देशों में ये कहानी है। बात ये कि अगर सरकार के नुमाइंदे तर्क दे रहे हैं कि आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और सरकार की तरफ से दलीलें नहीं दी जा सकती उसके पक्ष में, तो नियुक्तियों में दखल ज़्यादा क्यों है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश कानून के जरिए क्यों पलट दिए जाते हैं और पूरा पूरा कानून क्यों बदला जाता है? ये सवाल हैं जो 2 दिन से चल रही चर्चा से निकले हैं। बात चर्चा की हुई तो अब राज्यसभा का रुख करते हैं, जहां आज भी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की ऐतिहासिक और मौजूदा महत्व पर बात हुई। शुरुआत की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने नेता प्रतिपक्ष खड़गे के बीते दिन की तकरीर को दोहराया और बोले, बीजेपी के लोग सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू पर आरोप लगाते हैं, लेकिन कांग्रेस की उस वर्किंग कमेटी में तो महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल और दूसरे नेता भी थे। तो क्या ये लोग उनका भी अपमान कर रहे हैं? सर, तुष्टीकरण का माने क्या है सर? जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी AK फजलुल हक के साथ कोalition गवर्नमेंट का एक अंग बनते हैं, वही फजलुल हक जो 23 मार्च 1940 को
पाकिस्तान रेजोल्यूशन मूव करता है लाहौर में। वो तुष्टिकरण नहीं है, वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसके कहने पर हिंदू महासभा सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मिली जुली सरकार बनाती है, वो तुष्टिकरण नहीं है। 4 जून 2005 को भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी जाते हैं कराची को और किसकी प्रशंसा करते हैं? नेहरू जी से इतनी नफरत है कि वो जिन्ना की प्रशंसा करते हैं, वो तुष्टिकरण नहीं है। 2009 में जिन्ना की एक बायोग्राफी छपती है, उसके लेखक कौन है? वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल के पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह। नेहरू से इतनी नफरत कि आप जिन्ना को गले लगाओगे? आपने लिख कर दिया सर, प्लीज नो, मैं यही कहूंगा सर। विपक्ष की तरफ से शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली, चर्चा को भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ादी के पूरे मूवमेंट पर भी केंद्रित होना चाहिए ताकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इतिहास सीख रहे लोगों का भ्रम टूटे। शाम होते होते सत्ता पक्ष और विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी बात रखी। प्रोडक्टिव पार्टी की नॉन सीरियस जो पॉलिटिक्स है वो वही उसका बंटाधार कर रही है। अब जो है वो नॉन प्रोडक्टिव पार्टी की नॉन परफॉर्मिंग जो पॉलिटिक्स है वो जो है उसकी नॉनसेंस और न्यूसेंस की जो इसकी सनक है, सोच है, वो आज जो है उसकी वजह से ये जो है इनका पूरी की पूरा जो है वो वजूद जो है वो छूमंतर होता जा रहा है। क्योंकि आप अपनी दागी विरासत पर जो है वो कितनी सियासत करेंगे? अब दागी विरासत के बट्टे पर जो है वो आप जो है वो सियासत का सट्टा करके अगर आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ा कमाल और धमाल कर पाएंगे तो वो आपकी गलतफहमी है। वंदे मातरम का मुद्दा हो, खुद जो है वो SIR से लेकर के और इलेक्टोरल रिफॉर्म का मुद्दा हो, ये मुद्दे तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों पर की नॉनसेंस और न्यूसेंस के नॉन सीरियस तरीके से जो है वो डिबेट और डिस्कशन नहीं कर सकते थे। आप तर्कों और तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। आपकी दिक्कत यह है कि आप जो है वो हकीकत को फसाना बनाना चाहते हैं और जो है वो बिना तर्कों का तराना बनाना चाहते हैं। तो हकीकत को फसाना और हकीकत का फसाना और बिना तर्कों का तराना बहुत दिन नहीं चलता। वंदे मातरम पर चल रही इस बहस को और विस्तार से ऐतिहासिक संदर्भों के साथ समझना चाहते हैं तो हमारा 8 दिसंबर का शो देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। संसद की कार्रवाई विस्तार समझना चाहते हैं तो संसद में आज हमारा कार्यक्रम है, उसको भी जरूर देखें। इससे इतर भी संसद में चर्चा हुई, मसलन इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस पर इसका जिक्र आया। तो अब चलते हैं उस खबर पर जो इससे जुड़ी है। जब एयरलाइंस फेल हो गई तो आपने क्या किया? कैसे 5,000 का टिकट 30-35 हज़ार में मिल रहा था? कैसे बाकी एयरलाइंस ने इसका फ़ायदा उठाया? ये वो सवाल हैं जिसके जवाब पिछले 10 दिनों से पूरा देश जानना चाह रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के सामने एक के बाद एक ऐसे सवालों की झड़ी लगा दी। ये झड़ी एक जनहित याचिका के चलते आई, दिल्ली हाईकोर्ट में डाली गई। इसमें इंडिगो संकट की जुडिशियल इंक्वायरी, प्रभावित यात्रियों को उचित मुआवजा और एयरपोर्ट पर फंसे लोगों को राहत की मांग की गई। जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय की बेंच ने सुनवाई की और कहा, हम सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और DGCA के कदमों की तारीफ करते हैं, लेकिन सवाल ये कि लाखों यात्री एयरपोर्ट पर बिना मदद फंसे रहे। ऐसी स्थिति क्यों आने दी गई? ये सिर्फ यात्रियों का सुविधा नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाता है। सरकार की तरफ से पेश हुए ASG चेतन शर्मा बोले, सरकार ने सख्त कदम उठाए, कमेटी जांच कर रही, किराए पर लिमिट लगाई। बेंच ने पूछा, ये सब 4-5 दिन बाद क्यों किया गया जब टिकट के दाम 35,000 तक पहुंच गए? कोर्ट ने DGCA के वकील से पूछा, इंडिगो की छूट किसने दी? स्थिति क्यों पैदा हुई? DGCA की दलील, कर्मचारियों कमी के चलते संकट हुआ, अगर छूट नहीं दी जाती तो व्यापक असर होता। तो हाईकोर्ट ने सवाल किया कि एयरलाइंस ने पर्याप्त संख्या में पायलट्स की भर्ती क्यों नहीं की? सरकार से तीखे सवाल पूछने के बाद इंडिगो को भी निर्देश मिले। मुआवजे की बात शुरू हुई तो यात्रियों की मानसिक पीड़ा का ख्याल आया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा, सिर्फ नियमों में लिखा मुआवजा ही नहीं, अव्यवस्था से यात्रियों को हुई मानसिक पीड़ा और परेशानी का भी हर्जाना मिलना चाहिए। चूंकि फ्लाइट से हुई दिक्कतों को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जांच चल रही है, लिहाजा कोर्ट ने और टिप्पणी नहीं की। अगली सुनवाई अगले साल 22 जनवरी को होगी। ये तो कोर्ट का अपडेट है। इससे इतर क्या? DGCA और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री लगातार इंडिगो के साथ मीटिंग कर रहे हैं। मंत्रालय के अधिकारियों की बातचीत PMO तक पहुंची। इसी कड़ी में इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्ट्स को DGCA के सामने पेश होना है 11 दिसंबर को 3 बजे। इतने बड़े ऑपरेशनल दिक्कतों से जुड़े आंकड़े और अपडेट्स के साथ परेशानियों के कारणों और राहत के किए इंतजामों की भी जानकारी देनी होगी। क्राइसिस को लेकर बुलावा संसद से भी आया। संसद की ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और कल्चर स्टैंडिंग कमेटी ने 17 नवंबर को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अधिकारियों और इंडिगो के प्रतिनिधियों को तलब किया है इंडिगो संकट का रिव्यू करने के लिए। लेकिन मीटिंग, आदेश, नियम कानून से इतर इसका असर एयरपोर्ट के बाहर दिख रहा है। व्यापारियों के हक की बात करने वाली एक संस्था है चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी CTI। उसके मुताबिक इसके चलते दिल्ली के व्यापार, उद्योग, पर्यटन सेक्टर को करीब 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है।
पिछले 10 दिन में दिल्ली के बाजार में आने वालों की संख्या 25% गिरी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट से हर दिन करीब 1.5 लाख यात्री उड़ान भरते हैं। इसमें करीब 50,000 बिजनेस ट्रैवलर होते हैं। बार बार के फ्लाइट कैंसिलेशन से संख्या कम हुई, जो जहां था वहीं रुक गया, जो निकला समय पर नहीं पहुंचा। कुल जमा इसका असर थोक बाजार, रिटेल हब और कमर्शियल इलाकों पर पड़ा और आगे की भी आशंका है। अब हम सुर्खियों का रुख करते हैं। एक क्लब में आग लगती है, 25 लोगों की मौत, FIR दर्ज। क्लब के मालिकों को खोजने के लिए घर पर लुकआउट नोटिस, और फिर पता चलता है 2 इंडिगो की फ्लाइट में बैठकर थाईलैंड भाग गए और तीसरा लाजपत नगर के हॉस्पिटल में इलाज करा रहा और चौथे की खुदाई अभी चल रही है। थाईलैंड भाग चुके दोनों मालिकों को वापस लाने में जुगत लगेगी, पर हॉस्पिटल में इलाज कर रहे तीसरे ओनर को हिरासत में ले लिया गया है। बात हो रही गोवा क्लब हादसे की। क्लब के को ओनर अजय गुप्ता को गोवा पुलिस ने हिरासत में लिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अजय लाजपत नगर के एक प्राइवेट अस्पताल में मिले, रीढ़ की समस्या बताकर एडमिट हुए। मेडिकल क्लियरेंस ली गई, दिल्ली क्राइम ब्रांच ऑफिस लाया गया, 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर सौंपा गया और इसके लिए साकेत कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के लिए जाते वक्त रास्ते में मिल गए मीडिया वाले, सवालों की झड़ी लगी, जवाब आया, मैं एक बिजनेस पार्टनर हूं, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। संकट के समय भाग खड़े हुए लूथरा ब्रदर्स ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की, पर कोर्ट ने नहीं दी याचिका। मामले पर गुरुवार को फिर सुनवाई होगी। ये तो गोवा की बात हुई। क्लब में लगी आग ने हमारे सामने सुरक्षा से जुड़े सवाल भी खड़े किए हैं। फायर सेफ्टी के इंतजामात को लेकर इतनी लापरवाही क्यों है? इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के 900 रेस्टोरेंट और क्लब भी फायर सिक्योरिटी की निगरानी में आ गए हैं। इनके पास NOC है, पर क्या ये सुरक्षा उपायों का पालन कर रहे हैं या कागज़ मिलने के बाद बेपरवाह हो गए? इसकी जांच करेगा दिल्ली फायर सर्विस विभाग। ऐसी जांच नोएडा और गुड़गांव में भी शुरू हो गई है, क्योंकि ये फेस्टिव सीज़न है। अभी क्रिसमस, न्यू ईयर, लोग जश्न मनाने के लिए निकलते हैं, जान देने के लिए घर से कोई नहीं जाता। अगली सुर्खी, क्या अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले शशि थरूर अब झूठ बोल रहे हैं? सच केवल थरूर और अजी कृष्णन ही जानते हैं। अजी कृष्णन कौन? दी हिंगरेज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी यानी HRDS नाम के NGO के फाउंडर। क्या किया उन्होंने? उनकी संस्था ने सावरकर के नाम पर 6 लोगों को अवार्ड देने का फैसला किया। इसमें से एक है शशि थरूर। थरूर का कहना है उनसे बिना पूछे ये फैसला लिया गया। एक्स पर लिखा, जब मैं लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए केरल में था, तब एक दिन पहले ही मुझे इस अवार्ड के बारे में मीडिया से पता चला। आयोजकों ने रजामंदी के बावजूद नाम का ऐलान किया, जो गैर जिम्मेदार तरीका है। लेकिन अजी कृष्णन ने थरूर के दावे से इनकार किया और बोले वो 1 महीने पहले थरूर से घर पर मिले, अवार्ड लेने पर सहमति जताई थी तब उन्होंने। सच झूठ का फैसला नहीं हो पा रहा। थरूर को लेकर जिस तरह का माहौल बनाया, उसमें ये मुद्दा और चुटीला हो गया। सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं हुई। जो भी अपडेट आएगा आपको बताएंगे। चलते चलते एक ज़रूरी सूचना, दिसंबर लौटा और लौटाया इंदौर का त्यौहार लिट चौक अपने 5वें सीजन के साथ 19, 20 और 21 दिसंबर को इंदौर के गांधी हॉल में ये सोशियो कल्चरल फेस्ट होगा, जिसमें देश के कई लेखक, कवि, कलाकार और हस्तियां शामिल होंगी। लल्लन टॉप लिट चौक का डिजिटल मीडिया पार्टनर है। हमारी टीम भी होगी और हम भी रहेंगे। तो इंदौर के गांधी हॉल में मुलाकात होगी। आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।